प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 10 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान पर चर्चा कर रहे थे और उसमें हम भूगोल विषय को पढ़ रहे थे। भूगोल विषय में लास्ट हमने मानव संसाधन चैप्टर 12 को कवर किया और उसमें महत्वपूर्ण बातें, जनसंख्या क्या होती है या जनसंख्या किसे कहते हैं, किसी भी देश के लिए जनसंख्या क्यों महत्वपूर्ण है, उस पर हमारी चर्चा हुई थी। जनसंख्या का आकार किस प्रकार का होता है, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार रहता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो हर राज्य में हमें अलग अलग आकार और वितरण देखने को मिलता है। जहां हम आकार और वितरण की बात करें तो एक राज्य ऐसा है जहां सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश, और एक राज्य ऐसा है जहां पर बहुत ही कम जनसंख्या देखने को मिलती है, सिक्किम राज्य। राजस्थान के संदर्भ में हमने पढ़ा था सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। उसी के संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकाली जाती है। तो इन बातों पर हमारी चर्चा हुई थी। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि जो होती है उनके कौन कौन से कारण हैं जिसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है, घनत्व क्या होता है, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का घनत्व किस प्रकार से निकाला जाता है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि साक्षरता दर और लिंगानुपात का क्या संबंध है। ठीक है, तो जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो टॉपिक आपके 2021 में जो कक्षा 10 के लिए बोर्ड पैटर्न पर आधारित परीक्षा होगी वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम भूगोल में कुछ महत्वपूर्ण सीरीज़ और लाएंगे। यदि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों चाहिए या महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आइए, या प्रत्येक चैप्टर को हम और किस तरह समझ सकते हैं, या जो कोर पॉइंटेड हैं या कोर टॉपिक है उनको किस तरह से पढ़ें, किस तरह से समझें, उसमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हों, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो ये चाहते हैं कि हमारा जो सिलेबस छोटा हुआ है, ठीक है, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, मैथ्स हो, तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं और उसमें भी हम ज्योग्राफी की विशेष बात कर रहे हैं। तो उसमें यदि आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए, ताकि हम हमारी स्टडी को अच्छी तरीके से कर सकें और बोर्ड पैटर्न पर हम अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण। देखिए, जनसंख्या वृद्धि को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या मुख्य पहलू होता है, इस पर हमारी चर्चा पहले भी हुई थी कि जब भी जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसके मूलतः 3 कारण बनते हैं। पहला जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। तो किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि होने के 3 प्रमुख कारण होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। 3 प्रमुख घटक होते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जनसंख्या वृद्धि होने के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो एक होता है जन्म दर, एक होता है मृत्यु दर और एक होता है प्रवास। यानी कि जन्म दर का मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाले बच्चों की, शिशुओं की संख्या यदि अधिक होगी तो उस देश में जनसंख्या बढ़ जाएगी, यदि कम होगी तो जनसंख्या घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु दर की बात करें। यदि मृत्यु दर का अनुपात बढ़ जाता है तो जनसंख्या घट जाएगी। ठीक है, मृत्यु अधिक हो जाती है लोगों की तो जनसंख्या घट जाएगी।
और यदि मृत्यु का अनुपात घट जाता है तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। यहाँ जस्ट उल्टा है। देखिए जनसंख्या बढ़ती है ना, देखिए जन्म दर बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ेगी, यहाँ मृत्यु दर बढ़ती है तो जनसंख्या घटेगी। ठीक है, उल्टा है। यहाँ जन्म दर घटती है तो जनसंख्या घटेगी, और यहाँ यदि मृत्यु दर घटती है तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ उल्टा सिस्टम है। ठीक है, और प्रवास क्या होता है कि अपने राज्य से, अपने ज़िले से लोगों का अन्य ज़िले या अन्य राज्यों में जाना, वो भी जनसंख्या की वृद्धि के परिणाम है, वृद्धि को घटाने और बढ़ाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट, केवल जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। तो जन्म दर कितने शिशुओं ने जन्म लिया एवं मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है, कितने लोगों ने जन्म लिया है और कितने लोगों की मृत्यु हुई है, इनका जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, प्राकृतिक वृद्धि। क्या कहलाएगा, प्राकृतिक वृद्धि। जैसे आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से, जैसे हम ये मान लेते हैं कि एक दिन में जो जन्म लेने वाले शिशु हैं उनकी संख्या 10 है। ये हम एक दिन की बात कर रहे हैं कि एक दिन में जन्म लेने वाले शिशुओं की जो संख्या वो कितनी, 10 है। और उसी दिन, ठीक है, और उसी दिन मरने वाले या मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 9। तो इसका मतलब देखिए जन्म दर ज़्यादा है। जन्म दर ज़्यादा कैसे हो जाएगी कि एक दिन में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या कितनी है, 10, और मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी, 9। माइनस करें तो अभी भी किसकी ज़्यादा आ रही है, जन्म दर की ज़्यादा। यहीं ये उल्टा हो जाए, यहीं ये उल्टा हो जाए, और उल्टा किस प्रकार के हो जाए कि यदि जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या हो जाए 8 और मरने वाले संख्या हो जाए 15, तो हम ऐसी स्थिति में हम क्या देखेंगे, या मृत्यु दर जो होगी वो बढ़ जाएगी। मृत्यु दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इन दोनों के बीच में कितने का अनुपात आ जाएगा, मतलब 7 लोगों की मृत्यु अधिक हुई है जन्म लेने वाले शिशुओं की तुलना में। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर, अब हम एक वर्ष का यहाँ डेटा निकाल रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने जन्म दर होती है, क्या मृत्यु दर होगी। देखिए एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। क्लियर, इम्पोर्टेंट है, परिभाषा पूछी जा सकती है डायरेक्ट कि जन्म दर किसे कहते हैं, आप इसे नोट करके रखें। एक वर्ष में, ठीक है, यानी कि 365 दिन की बात कर रहा है, एक वर्ष की बात कर रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर, सॉरी, प्रति 1000 व्यक्ति यानी 1000 व्यक्तियों पर जितने भी जीवित बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने जन्म लिया है, उसे हम क्या कहेंगे, जन्म दर। क्या कहेंगे, जन्म दर। ये वृद्धि एक प्रमुख घटक है। ये वृद्धि क्या है, एक प्रमुख घटक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सदैव जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जन्म दर जो है वो अधिक रही है मृत्यु दर की तुलना में, मृत्यु दर की तुलना में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जन्म लेने वालों की संख्या है 10 और मरने वालों की संख्या है 8, तो मतलब मृत्यु दर क्या है, कम है, और जन्म दर क्या है, अधिक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सदैव जो जन्म दर है, जो बर्थ रेट है, वो हमेशा डेथ रेट से क्या होती है, हमेशा अधिक रहती है ना। कब से, स्वतंत्रता के पश्चात से। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। और ट्रेंड चेंज हो रहा है तो जब आप कक्षा 11 में प्रवेश करेंगे 10वीं के पश्चात और भूगोल विषय लेते हैं, और फिर उसके बाद आप 12th में प्रवेश लेंगे, तो वहाँ बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे कि वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर किस प्रकार से जनसंख्या में गिरावट आ रही है। ठीक है, यहाँ आपको मैं एक बेसिक से कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये समय वह था जब स्वतंत्र हम हुए थे और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई थी। लेकिन अब पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और धीरे धीरे विश्व स्तर पर हम देखें तो विश्व स्तर पे कुछ देश ऐसे हैं जैसे USA है, जापान है, यूरोप के महाद्वीप के बहुत सारे देश हैं जो अब क्या कर रहे हैं, जन्म दर को कम कर दिया है उन्होंने, और उनकी जनसंख्या अब धीरे धीरे स्थिर आ गई है। या यूँ कह लीजिए उनकी जो जनसंख्या है वो एक डाउनवर्ड में जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। मतलब जो हाई लेवल पे थी वो हाई लेवल पे ना जाकर अब वो नीचे की तरफ जा रही है, डिक्लाइन कर रही है। उसका कारण क्या है कि उन लोगों में वे लोग शिक्षित हो गए हैं, उनके पास रिसोर्स है, रिसोर्स का किस प्रकार की यूटिलाइजेशन करना है,
हमें जनसंख्या किस प्रकार से रखनी है, ठीक है। तो वो लोग क्या है उस पॉइंट तक पहुंच गए, उस लेवल को उन्होंने चेक कर लिया है ताकि वो जान सके कि वास्तविकता में जनसंख्या अगर वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है, तो फिर हमारे देश पे क्या इम्पैक्ट होगा। वो चीज़ भारत में अब आना शुरू हो रहा है धीरे धीरे, और जो आने वाला यूथ है ये धीरे धीरे जो जनसंख्या वृद्धि जो रेट बढ़ रही है उसको धीरे धीरे कम करने में सहायक हो सकता है। आगे बात करते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। जन्म दर में क्या हुआ था, एक वर्ष का हमने आकलन किया था, प्रति 1000 व्यक्तियों पर वहाँ चर्चा हुई थी, और जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से संबंधित वहाँ पर आंकड़ा था, उसको हमने नाम दिया था जन्म दर। क्लियर हो गया। और यहाँ मृत्यु दर का मतलब क्या हो गया, मरने वालों की संख्या, वो क्या कहलाएगी, मृत्यु दर कहलाएगी। भारत में स्वतंत्रता के बाद मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रमुख कारण है। अभी हमने बात की थी कि जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी वो मृत्यु दर की अपेक्षा कहीं अधिक थी, तो वहाँ जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर क्या है, कम है, जिसके कारण जनसंख्या रैपिडली ग्रोथ करती चली गई। सन 1980 तक जन्म दर के लगातार उच्च बने रहने एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में बहुत अधिक अंतर आ गया एवं इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 1951 से लेकर 80 के दशक तक हम क्या देखते हैं कि जन्म दर जो है वो रैपिडली उच्च बनी हुई है, यानी हाई लेवल पे जा रही थी, और मृत्यु दर जो है उसमें गिरावट आ रही थी, जिसके कारण क्या है बहुत अधिक अंतर आ गया कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या तो बहुत अधिक है और वहीं मरने वालों की संख्या कम हो गई है। इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हुई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट प्रारंभ हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आने लगी है। फिर मैंने क्या कहा कि 1981 से बाद या यूँ कहें जो आज वर्तमान का यूथ है, इसमें जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो धीरे धीरे जन्म दर जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि की जो वास्तविक दर है उसमें भी क्या आने शुरू हो गया, अब गिरावट आना प्रारंभ हो गया। तो दो चीज़ें आपने समझ ली, जन्म दर क्या होता है और मृत्यु दर क्या होता है। यदि प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान रखना है, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में जन्म दर दिया हुआ है, जन्म दर किसे कहते हैं, और थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ मृत्यु दर किसे कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का तीसरा प्रमुख घटक क्या है, प्रवास यानी माइग्रेशन, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आना या जाना, ठीक है। चाहे वह राज्य से राज्य में हो सकता है, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आना या जाना, या एक देश से दूसरे देश में आना या जाना, या फिर ये बड़े स्तर पर महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी आना और जाना हो सकता है। देखिए व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना, आवास के स्थायी बदलाव को प्रवास कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन रूप में होगी कि प्रवास किसे कहते हैं। तो प्रवास का मतलब क्या हो गया, व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना एवं आवास का स्थायी बदलाव को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास आंतरिक यानी देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में हो सकता है। आंतरिक प्रवास देश जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं लाता। जो आंतरिक प्रवास होता है उसमें जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। देखिए आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसका जो वितरण है वह प्रभावित हो जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि जैसलमेर है और ये जयपुर है। अब जयपुर से जनसंख्या लगभग 10 लाख जनसंख्या यदि जैसलमेर में चली जाएगी तो वितरण प्रभावित होगा, यहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी। आकार में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वितरण में प्रभाव पड़ता है, वितरण पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ से 10 लाख लोग कहाँ चले गए, जैसलमेर की ओर चले गए। जनसंख्या वितरण एवं उनके जो उसके घटक होते हैं, घटक को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जनसंख्या वितरण और उसके घटकों में परिवर्तन लाने के लिए प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। भारत में अंतर्राज्यीय स्तर पर सर्वाधिक प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, क्योंकि विवाह के बाद महिलाएं प्रवासित होती है।
दूसरे नंबर पर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होता है। देखिए, दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपको समझ लेनी है, बता देता हूँ वापस से। ये कहना चाह रहा है कि सर्वाधिक प्रवास जो होता है वो ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि विवाह के उपरांत जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो विवाह के उपरांत एक गांव से दूसरे गांव की ओर चली जाती है, या एक शहर से दूसरे शहर की ओर चली जाती है, ये देखने को मिला है। दूसरे नंबर पे जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों पर अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या है या ग्रामीण क्षेत्रों का जो युवा है वो धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में आता है। क्यों? क्योंकि उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, कोई कार्य चाहिए, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी होती है उसके कारण आ सकता है, आवासीय क्षेत्र होता है उसके कारण आ सकता है, या शहरी चमक दमक होती है उसके कारण आ सकता है। तो गांव से वो व्यक्ति कहाँ जाता है? शहर की ओर। गांव से व्यक्ति कहाँ जाता है? शहर की ओर। और जब वो शहर की ओर आता है तो ये यहाँ पे एक कुछ नयापन देखता है और धीरे धीरे वो स्थायीकरण करना प्रारंभ कर देता है और वो धीरे धीरे यहाँ रहना शुरू कर देता है। तो फिर जनसंख्या का जो वितरण है, उसमें बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है, जनसंख्या बढ़ने लग जाती है। पलसामियों की संख्या क्या करती है? बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं तथा नगर का आकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर की आकांक्षाओं को दर्शाता है। तो वह व्यक्ति नगर की ओर क्यों आ रहा है? उसका कारण आने का क्या है कि नगर में रोजगार देखने को मिलता है, रोजगार में वृद्धि है, अच्छे जीवन स्तर है, तो उनकी आकांक्षाओं को देखते हुए वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर और वह शहरी क्षेत्रों की ओर गमन करते हैं, शहरी क्षेत्रों की ओर आते हैं, जिसकी जनसंख्या बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो ये था जनसंख्या वृद्धि के कारण, कि जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख कारण आपको ध्यान रखने हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। और तीनों को मैंने अच्छे समझा दिया है। तीनों को एक बार वापस से पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि जन्म दर क्या है, कि प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में जो प्रति 1000 व्यक्ति हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुपात में हम जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। मृत्यु दर क्या हो गई? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो मृत्यु होने या मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। और प्रवास क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है, जो वितरण को प्रभावित करता है। इस तरह से हमने 2 पॉइंट कवर कर, एक पॉइंट अच्छे से हमने कवर कर लिया है। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, वो है जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है वो हम चर्चा कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या के असमान वितरण तथा किसी क्षेत्र में भूमि एवं अन्य संसाधनों पर दबाव का चित्रण प्रस्तुत करता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कहना चाह रहा है जनसंख्या घनत्व जो होता है ना, वो जनसंख्या के असमान वितरण को और किसी क्षेत्र में भूमि और अन्य संसाधनों पर जो दबाव होता है उसका चित्रण प्रस्तुत करता है। देखिए, जनसंख्या घनत्व और वितरण हम चर्चा करके आ चुके हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जनसंख्या वितरण और घनत्व अक्सर हम एक मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक होता नहीं है। ये एक ऐसे इसलिए नहीं होता है, इसका एक कारण मैं बताता हूँ आपको दोनों समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये वितरण का चित्र है, जनसंख्या वितरण, और एक चित्र जो है ये जनसंख्या घनत्व का चित्र है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, मैं वितरण की बात कहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सपोज़ हम एक एक्स कोई राज्य मान लेते हैं, एक्स राज्य मान लिया हमने, उत्तर प्रदेश मान लिया, ठीक है, एक्स राज्य हमने कोई मान लिया उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में भी हमने कोई एक जिला मान लिया, मान लेते हैं इलाहाबाद, ठीक है, क्या मान लिया हमने? मान लेते हैं इलाहाबाद हमने मान लिया। क्लियर हो गया? इलाहाबाद। अब इलाहाबाद में भी हमने एक छोटा पर्टिकुलर रीजन ले लिया। अब क्या देखा, यहाँ पर जो वितरण है ना जनसंख्या का, वो कुछ इस प्रकार से है, वो कुछ इस प्रकार से क्या है वितरण। तो जनसंख्या वितरण आपको कैसे देखा? अलग अलग, ठीक है, एक जनसंख्या का क्षेत्र यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से आपको अलग अलग क्षेत्र मिला। अब देखिए, घनत्व में क्या हुआ कि एक क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कुछ इस तरह से है। देखिए, घनत्व का मतलब समझ में आ गया, यानी एक क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जनसंख्या कितनी है, कितने लोग वहाँ निवास कर रहे हैं,
वो क्या हो गया, उसका घनत्व हो गया। क्या हो गया उसका घनत्व। देखिए वितरण में क्या हुआ, इतने बड़े भूभाग में लोग अलग अलग निवास कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ अलग अलग, लेकिन एक प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, मान लेते हैं ये प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र कौन सा है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और इसमें रहने वाले लोगों की संख्या देखिए कितनी डेंस हो रखी है ना, कितनी अधिक हो रखी, ये क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व। जैसे हम सपोज यूँ मान लेते हैं, राजस्थान का मैप देखें, ठीक है, हम राजस्थान के मैप की चर्चा करें। यदि आप राजस्थान का मैप देखते हैं तो राजस्थान के मैप में आपको देखने को मिलेगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैप के थ्रू हम बता देता हूँ। जैसे देखिए राजस्थान का मैप, जैसे राजस्थान का मैप है, रीजन छोटा है और जनसंख्या देखो इस तरह से डेंस हो रखी है। अब आ रहा है आपको समझ में, ये क्षेत्र कैसे हैं बड़े, ये क्षेत्र कैसे हैं, देखिए ये सारे क्षेत्र कैसे हैं बड़े, तो जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है, और यहाँ क्षेत्र छोटे हैं, इसलिए जनसंख्या का दबाव यहाँ पर अधिक देखने को मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे, क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग निवास कर रहे हैं, वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। सन 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग निवास कर रहे थे, 382। ठीक है, ये औसत रूप से हम निकालते हैं, एवरेज ये निकलता है। जहाँ राज्यों में बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था वो था 1102, यानी कि 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य के अनुसार हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ था, बिहार में। कितना था, 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इतने लोग निवास कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था वो था 17, केवल कितना था, 17, सबसे कम था। आगे दिए गए मानचित्र में भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण में प्रादेशिक असमानता को दर्शाया गया है कि प्रादेशिक असमानता किस प्रकार से है, कहाँ कितना जनसंख्या घनत्व है, उसको दर्शाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार, और सबसे कम वाला कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक उसी प्रकार से जब हम जनसंख्या को पढ़ रहे थे तो जनसंख्या में हमने आपको रिमाइंड भी करवाया था इस लेक्चर से पहले, शुरुआत होने से पहले, कि हमने क्या पढ़कर आए थे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। ठीक उसी प्रकार से आपको घनत्व में का भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, सबसे कम घनत्व कौन से राज्य में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम होता है। जो भी असम रीजन है, यानी कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, और जितने भी प्रायद्वीपीय राज्य हैं उन वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम या मध्यम पाया जाता है। उसका देखिए कारण क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, कटे फटे पथरीली भूभाग होते हैं, मध्यम से कम वर्षा होती है, छिछली व कम उपजाऊ मिट्टी होती है, तो इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो ये सभी कारक हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पथरीला क्षेत्र है, भूभाग उबड़ खाबड़ है, मध्यम वर्षा का क्षेत्र है, जो मिट्टी या जो मृदा होती है वो कम उपजाऊ है। तो यदि ये कंडीशन होगी तो वहाँ जनसंख्या निवास नहीं करेगी। जल संसाधन हो सकता है, वनस्पति संसाधन हो सकता है, ठीक है, संसाधन के अनेक कारक हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं जनसंख्या को प्रभावित करता है। और मैदानी क्षेत्रों में ये सभी चीज़ें जो होती है ये बिल्कुल समाप्त सी हो जाती हैं, या ये समस्याएं देखने को नहीं मिलती, तो वहाँ फिर जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उत्तरी मैदान भाग में एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ समतल मैदान है एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए वहाँ जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक पाया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए, ये भारत के मैप में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2001 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 2001 में जनसंख्या
घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तालिका में आप अच्छे से देख सकते हैं। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व जो है 2011 में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2001 में ये 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसकी तुलना में कितना बढ़ गया? 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व मानचित्र में आपको स्पष्ट व्याख्या दी गई है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए हम समझा देते हैं। राजस्थान के जिलों में जनसंख्या घनत्व के संबंध में भारी असमानता देखने को मिलती है। और यहाँ क्या देखने को मिलता है कि 2011 में राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो जयपुर है, जहाँ 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास कर रहे हैं। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि किस जिले का है? जयपुर। और हम घनत्व भी अभी हम चर्चा करके आए, घनत्व मैंने आपको बताया। तो घनत्व कहाँ मिल रहा है? जयपुर में, दौसा में, भरतपुर में। और सबसे कम कहाँ मिलेगा? जैसलमेर में। देखिए आगे लिखा हुआ है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपको जैसलमेर जिले का है, जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो वहाँ पर भी आप जब भारत के संदर्भ में बात करके आए तो अरुणाचल प्रदेश में भी कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, जबकि 1102 किलोमीटर प्रति वर्ग व्यक्ति जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वो कि बिहार है। ठीक है, वो जो कि क्या है? बिहार है। तो राजस्थान की जनसंख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद भी भारत की औसत जनसंख्या घनत्व से ये हम कम है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या एक तो रैपिडली बढ़ रही है, ठीक है, और जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इस प्रकार की एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यदि हम इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करते हैं, कोई हम समाज सेवी जो संस्था है वो आगे आनी चाहिए, सरकार के द्वारा प्रयास कराए जाने चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा चेतना रैली के द्वारा या कोई ऐसी सामाजिक सेवा के द्वारा हम ये कार्य कर सके जो हम बता सकें कि जनसंख्या की यदि समस्या होती है तो फिर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और आगे हमें देखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या की कुछ विशेषताएं। और भारत की जनसंख्या की विशेषताओं में हम चर्चा करेंगे साक्षरता दर पर, यानी लिटरेसी रेट पर हम चर्चा करेंगे। देखिए लिटरेसी रेट क्या होती है, लिटरेसी रेट क्यों महत्वपूर्ण है, हम उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे इन दोनों का, कि साक्षरता दर क्या होती है और लिंगानुपात क्या होता है। महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी नहीं पढ़ा रहे आपको केवल अभी इतना ही पढ़ना है। महत्वपूर्ण चीज़ें आपको केवल इतनी ही पढ़नी है और इस पर आपको गौर करना है कि अच्छे से इसको कवर करना है। घनत्व क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि के कारण क्या है, आपको केवल अभी इस पर ही पढ़ना है। इसको अच्छे से आपको नोट्स बना लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे साक्षरता दर और लिंगानुपात टॉपिक्स के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।